नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मासा ऑनलाइन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां हम आज देखेंगे भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्नों के बारे में। हमने पिछली क्लासेस में काफी चीजें पढ़ चुके हैं, तो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। ज्यादा नहीं है, 10-11 क्वेश्चन हैं, लेकिन उस 10-11 क्वेश्चन से हम जितने भी हमारे ऑप्शन हो सकेंगे, ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप यहाँ से कुछ क्वेश्चंस को आप जो लग रहे हैं उनको आप नोट डाउन करिए। ठीक है, अगर आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि हम यहां से जितने भी सारे क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, अगर उसमें एक ऑप्शन है तो चारों ऑप्शन पे हम उस पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, हम विस्तार रूप से यहां पे पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा अगर पहला क्वेश्चन कौन सा है कि भारत की जलीय और स्थलीय, मतलब कि जलीय और स्थलीय दोनों सीमा से जो लगने वाला देश कौन सा है, लगने वाला देश कौन सा है? तो यहां पे नेपाल है क्या, भूटान, चीन, पाकिस्तान। कौन सा ऐसा देश है जो जलीय और स्थलीय सीमा दोनों से लगता है दोस्तों? ऐसा कौन सा देश है? नेपाल सिर्फ और सिर्फ हमारी स्थलीय सीमा को लगता है, भूटान सिर्फ हमारे स्थलीय सीमा से लगता है, चीन भी हमारी स्थलीय सीमा से लगता है, लेकिन पाकिस्तान हमारी स्थलीय और जलीय सीमा दोनों से ही लगता है। पाकिस्तान एकमात्र नहीं है, और भी देश है। और भी कौन कौन से देश है दोस्तों? पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश भी क्या है, हमारे साथ जलीय रूप से भी सीमा साझा करता है बांग्लादेश, और स्थलीय रूप से भी साझा करता है। दूसरा देश ये हो गया। थर्ड कौन सा है? म्यांमार। तो 3 ऐसे कंट्रीज हैं जो कि जलीय और स्थलीय सीमा दोनों साझा करते हैं। और इस जलीय रूप से जो साझा करने वाले दो देश कौन कौन से हैं? मालदीव है, मालदीव को हो गया। और कौन सा हो गया? मालदीव के बाद श्रीलंका भी एक ऐसा है कि वो भी हमसे डायरेक्टली जलीय सीमा से ही लिंक है। तो मालदीव और श्रीलंका हो गया। ठीक है, अगर हम इंडोनेशिया को भी इसमें ऐड करें तो कर सकते हैं। मालदीव, श्रीलंका हो गया। इधर अगर जलीय और स्थलीय दिनों से लगे हुए बांग्लादेश और म्यांमार हो गए। और स्थलीय सीमा से लगने वाले दो देश कौन कौन से हैं? नेपाल, भूटान, चीन। ठीक है, अब सिर्फ स्थलीय सीमा की बात करें, सिर्फ स्थलीय सीमा की, तो नेपाल, भूटान, चीन, और कौन सा हो जाएगा? अफगानिस्तान, है ना। अफगानिस्तान भी क्या है? हमारी सिर्फ और सिर्फ स्थलीय सीमा से लगने वाला देश है। तो भारत की जलीय और स्थलीय सीमा से लगने वाला देश कौन सा है दोस्तों? वो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। 3 है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 4 नंबर का। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ लाइन किन देशों के बीच में है? भारत के साथ कौन से? भारत के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के बीच में है, या फिर अफगानिस्तान, चीन, या नेपाल। तो रेड क्लिफ लाइन जो है हमारी पाकिस्तान के साथ में है, और इसी के साथ साथ बांग्लादेश के साथ भी है दोस्तों। अगर यहाँ पे बांग्लादेश आता है तो दोनों के साथ में है, क्योंकि जब विभाजन हुआ था तो बांग्लादेश भी अपने आप में पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तब यहाँ पे भी जो बाउंड्री लाइन डिसाइड हुई थी वो रेड क्लिफ हुई थी। ठीक है, क्या कौन सी हुई थी? रेड क्लिफ। अफगानिस्तान के साथ कौन सी है? तो डुरंड है। कौन सी है? डुरंड। यहाँ पे एक लाइन है जो कि पाकिस्तान के साथ भी अफगानिस्तान, जैसे कि यहाँ पे अगर हमारा जो भारत है ये 1896 में डिसाइड हो गई थी। तब पाकिस्तान और भारत जैसा, पाकिस्तान जैसा कोई शब्द नहीं था, है ना। रहमत अली जिन्ना के पहले ही बात पाकिस्तान बना है कि उसने बोला, तभी मतलब उसने बोला क्या, उसने जो मांग की उसके हिसाब से। तो 1896 तक ऐसी कोई बात नहीं थी कि पाकिस्तान था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी डुरंड रेखा है, और हमारे भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी डुरंड रेखा है। चीन और भारत के बीच में कौन सी है? मैकमोहन रेखा है। ठीक है, नेपाल और ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत अच्छे से रहते हैं, तो यहाँ नेपाल के बीच में कोई ऐसी रेखा नहीं है। और 1914 में यहाँ पे ये रेखा डिसाइड हुई थी। पाकिस्तान के बीच में और बांग्लादेश के बीच में रेड क्लिफ है, अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा है, चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होने वाला है वो कौन सा क्वेश्चन है? इंद्राकोल किस राज्य में स्थित है? इंद्राकोल जो पॉइंट है वो कौन से राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में है, अंडमान निकोबार में है, या फिर तमिलनाडु में है? कौन से में है दोस्तों? तो इंद्राकोल जो है सबसे उत्तरी बिंदु है। एक बात तो ये बता दूं, सबसे उत्तरी बिंदु है, ये उत्तरीय बिंदु है। और एक होता है दक्षिणीय बिंदु, है ना। और एक इधर हम देखें तो पश्चिमी बिंदु, और एक होता है हमारा पूर्वीय।
तो 4 बिंदु की हम आज बात कर लेते हैं अच्छे से। तो सबसे उत्तरी बिंदु जो है हमारा इंदिरा कोल है, जो कि यूनियन टेरिटरी के हमारे लद्दाख रीजन में आता है। यहां पे कौन सा पॉइंट है, यहां पे है हमारा इंदिरा कोल। कौन सा है, इंदिरा कोल है दोस्तों। कौन सा है, इंदिरा कोल। यहां पे इंदिरा कोल है, इंदिरा कोल यहां पे लिखा है इंदिरा कोल। तो यहां कौन से स्टेट में है दोस्तों, ये लद्दाख यूटी जो है हमारा उसमें है। यहां पे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है ना, वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। और ये जो है पिग्मेलियन पॉइंट भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं इसको, पिग्मेलियन पॉइंट भी इसको बोला जाता है। और ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहां पे है, ग्रेट निकोबार में है दोस्तों। कहां पे है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। और यहां से जो है ये जो इंदिरा पॉइंट और यहां पे ग्रेट निकोबार है, यहां से ये जो है ग्रैंड चैनल भी है दोस्तों। वो ग्रैंड चैनल जो है वो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप जो इंडोनेशिया की राजधानी है, मतलब कि यहां पे एक चैनल भी बना हुआ है। उस चैनल का नाम है ग्रैंड चैनल। ग्रैंड चैनल है ना। ग्रैंड चैनल जो है किस किस के बीच में है, ये किसके बीच में है, तो हमारा इंदिरा पॉइंट और सुमात्रा द्वीप के, सुमात्रा द्वीप है ना। तो यहां से कितनी चीजें क्लियर हो रही है। पहला तो हमारा है कि उत्तरी हमसे ये पूछा गया था जो कि लद्दाख में है ना, जो कि लद्दाख में है। और उत्तरी बिंदु को इंदिरा कोल है जो कि लद्दाख में है, उत्तरी बिंदु है। एक चीज ये पता चली, दक्षिण में कौन सा, इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार में, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। और इंदिरा कोल और ग्रेट निकोबार भी बोल सकते हैं, इंदिरा पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच में ग्रैंड चैनल है। ये चीज क्लियर हुई। तो यहाँ पे जो इंदिरा पॉइंट है 2005-6 में यहाँ पे एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, इसकी वजह से ये पॉइंट खत्म हो चुका है। और यहां से जो हमारा ग्रेट निकोबार से ही भूमध्य रेखा की जो यहां से दूरी है वो कितनी है, 876 किलोमीटर है। कितनी है, 876 किलोमीटर है। अब आते हैं हमारा पश्चिमी बिंदु। तो यहाँ पे गोहार मोती है। गोहार मोती ये कौन से स्टेट में है, तो ये गुजरात में है दोस्तों। कहां पे है, गुजरात में। यहाँ पे किबीथू है। किबीथू जो पॉइंट है वो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में ही जो हमारा जो है सूर्य उदय कितने घंटे पहले होता है, सूर्य उदय जो होता है 2 घंटे पहले हो जाता है भारत में। अगर यहाँ पे 2 घंटे बाद में होता है, यहाँ पे 2 घंटे पहले हो जाता है। तो 4 पॉइंट पता चल गए। उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कोल है जो कि लद्दाख में है। दक्षिणी बिंदु कौन सा, इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार में है। पूर्वी बिंदु कहाँ है, किबीथू अरुणाचल प्रदेश में है। और पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गोहार मोती जो है गुजरात में है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई आपको। आगे चलते हैं। आगे क्या, कौन सा क्वेश्चन होगा, आगे जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कौन सा है, भारत का मानक समय रेखा कहां से मापा जाता है। तो जो भारत का जो मानक समय रेखा है वो टोटल 5 स्टेट से होके गुजरता है दोस्तों। कितने स्टेट से गुजरता है, 5 स्टेट से होके गुजरता है। टोटल कितने, 5 स्टेट से होके गुजरता है। सबसे पहले यूपी, उत्तर प्रदेश, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर कौन सा आता है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा आता है बताओ, छत्तीसगढ़ के बाद आता है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। देखो कौन से यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्यों में होके गुजरता है। और ये जो मानक समय रेखा है इलाहाबाद के नैनी से मापा जाता है। कहां से, इलाहाबाद के नैनी से इसको मेजर किया जाता है दोस्तों। कहां से, इलाहाबाद के नैनी से मेजर किया जाता है। मध्य प्रदेश से भी जाता है, एकमात्र जो इसका जिला है सिंगरौली से गुजरता है। और छत्तीसगढ़, और एक चीज और आपको यहां पे बता देता हूं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश 2 ऐसे स्टेट है जहां पे कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा और हमारा जो मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा दोनों निकलते हैं। ठीक है, कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों गुजरती है दोस्तों। ठीक है, कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों यहां से गुजरती है। मध्य प्रदेश 2 ऐसे राज्य हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं।
तो मानक समय रेखा कहां से, मैं क्वेश्चन में अगर बताऊं तो यूपी से मेजर किया जाता है। कहां से? यूपी से। कहां से? यूपी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा 5th नंबर का, अनन्य आर्थिक क्षेत्र की जो लंबाई है वो कितनी होती है? तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो होते हैं दोस्तों, अगर मैं इसको बताऊं तो अनन्य आर्थिक क्षेत्रों से जो समुद्र में हमारा जो अधिकार क्षेत्र होता है उसको हम बात करते हैं। उसकी अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से हमारा जो मैप है हमारा जो भारतीय क्षेत्र का, ये पूरा क्या है, ये वाटर यहाँ पे है, वाटर बॉडीज है। ठीक है, ये इधर हमारा अरब सागर, ये हिंद महासागर वाला जो पूरा रीजन है, इसमें ये बंगाल की खाड़ी बोला जाता है इसको, है ना, ये बंगाल की खाड़ी ये वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इस रेखा, मैंने आपको क्लास में भी बताया लेकिन एक बार वो देख लो कि ये जो है यहाँ पे कई सारे इस तरीके से बहुत सारे कटे पीटे तट होते हैं। क्या होते हैं? कटे पीटे तट होते हैं इसको। ठीक है, कटे पिटे तट होते हैं। तो यहां से एक आधार रेखा खींची जाती है। कैसी? एक आधार रेखा होती है जिसको आधार रेखा बोला जाता है, यानी कि बेस लाइन बोला जाता है, आधार रेखा। इस यहां से यहां तक पूरा जो होती है एक आधार रेखा खींची जाती है जिससे कि सही अनुमान लगाया जा सके। ठीक है, इतना क्लियर है? तो आधार रेखा से जो हमारा इसमें 3 भागों में इसको बांटा गया है। मैंने आपको बताया था कि 1982 में एक सी लो बनता है। सी लो बनने के बाद जो होता है कि 3 से 4 तरह की चीजों को यहाँ पे डिसाइड करते हैं। तो आधार रेखा से यहाँ पे 3 क्राइटेरिया में डिसाइड किया जाता है कि समुद्र में किस तरह के अधिकार होंगे, किसका अधिकार कहां तक होगा, ये डिसाइड किया जाता है। तो यहां पे क्या है कि 3 तरह के अधिकार कौन कौन से होंगे, जैसे कि मैं अगर बात करूं तो यहां से लेके तो एक क्षेत्र होता है जिसको टेरिटोरियल सी बोलते हैं, यानी कि पारदेशिक क्षेत्र बोलते हैं। यहां पे जो होता है उसको अगर मैं बोलूं, ये वाला जो रीजन होता है उसको पारदेशिक, यानी कि ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन होता है इसको पारदेशिक क्षेत्र बोलते हैं। अगर इसको मैं बोलूं, यहां तक का जो क्षेत्र होता है इसको पारदेशिक, है ना, इसको क्या बोलते हैं? पारदेशिक क्षेत्र बोलते हैं। पारदेशिक क्षेत्र होता है ये। ठीक है, पारदेशिक क्षेत्र। और अगर मैं दूसरे में इससे बना दूं, यहां से आधार रेखा से इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 12 समुद्री मील, नॉटिकल मील जिसको हम बोलते हैं, नॉटिकल मील। ठीक है, और यहां से जो होता है दोस्तों, ये वाला जो रीजन होता है वो कितना होता है? वो होता है आधार रेखा से तो 24 नॉटिकल मील। ठीक है, 24 नॉटिकल मील होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोला जाता है? संलग्न क्षेत्र बोलते हैं दोस्तों, इसको संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संलग्न क्षेत्र। ठीक है, अब आधार रेखा से ही एक लाइन और खींची जाती है जो कि क्या होती है? आधार रेखा से एक लाइन और खींची जाती है जो कि कितनी लंबाई होती है इसकी? 200 नॉटिकल मील। 200 नॉटिकल मील होती है जिसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारे जितने भी अधिकार क्षेत्र है उनके बारे में बात की जाती है। तो मैं अगर बोलूं कि यहाँ पे क्या पूछा गया, अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना होता है? 200 नॉटिकल मील, यानी कि 200 नॉटिकल मील यानी कि 12 नॉटिकल मील का मतलब है 44 किलोमीटर, ऐसे कुछ होता है ये। तो आप जोड़ सकते हो, इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी कि नॉटिकल मील होता है वो डबल होता है किलोमीटर का। तो ये सारी चीज आपको समझ में आई होगी। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, आगे चले, यानी कि 12 नॉटिकल मील वाला कौन सा? पारदेशिक क्षेत्र होता है ये। पारदेशिक क्षेत्र हो गया। 24 नॉटिकल मील कौन सा हो गया? संलग्न क्षेत्र हो गया। संलग्न क्षेत्र हो गया। और जो 200 नॉटिकल मील जो है हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र हो गया। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। श्रीलंका को भारत से पृथक करने वाली लाइन कौन सी है? श्रीलंका को भारत से पृथक करने वाली जो लाइन है, मन्नार की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सबसे पहले जो आंसर आता है इसका हमारा आता है मन्नार की खाड़ी, जो है यहाँ पे श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। और कौन सा जल डमरू इसको जोड़ता है? तो पाक जल डमरू इसको जोड़ने का काम करता है। उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन कौन सा है? भूमध्य रेखा की तरफ जाते समय देशांतर रेखा के बीच की दूरी घटती है। कथन सत्य है, कथन असत्य, इनमें से दोनों या दोनों नहीं। तो देखो, देशांतर रेखा, और हमने इसके बारे में एक बार देखा भी था कि किस तरीके से रेखाएं होती है, खींची जाती है पूरे ग्लोब पे, पूरे अर्थ पे किस तरीके से काल्पनिक रेखाएं खींची हुई है। तो यहां से ये इक्वेटर है, यानी कि भूमध्य रेखा है। ये वाला जो एक काफी सारी जो लाइन खींची हुई है यहां से, ठीक है, अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे जितनी भी रेखाएं खींची हुई अक्षांशीय रेखाएं हैं इस तरीके से जाती है।
ठीक है, इस तरीके से ये अक्षांशीय रेखाएं खींची हुई हैं। ठीक, इस तरीके से अक्षांशीय रेखाएं हैं, है ना, ये अक्षांशीय रेखाएं हैं। और इस तरीके से यहाँ पे क्या है, पूरी की पूरी जो है वो देशांतर रेखाएं हैं, ये देशांतरी रेखाएं हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, भूमध्य रेखा की तरफ जाते समय देशांतर रेखा के बीच की दूरी घटती है? नहीं, कथन आ सकते हैं बढ़ती है ना, ये दूरी बढ़ गई ना इनके बीच में दूरी। ठीक है, और अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि अगर ध्रुव की तरफ हम जाते हैं, ध्रुव की तरफ जाते समय दूरी घटती है? तो हाँ घटती है, क्योंकि यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे कम है। तो इससे क्या अंदाजा लगाया सकता है, ध्रुव की तरफ देशांतर रेखाओं की जो दूरी होती है घटती है? हाँ घटती है। लेकिन अगर भूमध्य रेखा के पास जाएंगे तो दूरी घटती है? नहीं घटती है, बढ़ती है दूरी। ठीक है, क्लियर है? आगे देखते हैं। अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो कमेंट में डाल सकते हैं आप, जो भी आपको लगे। तो रूस में कितने मानक समय जोन हैं, ये पूछा गया है। भारत में कितने हैं? भारत में केवल एक है, जिसका ज्यादा विस्तार क्षेत्र होता है उसमें ज्यादा समय जोन होता है। तो रूस में कितने हैं? टोटल 11 समय जोन है। रूस में कितने हैं? 11। सबसे ज्यादा कहां पे है? सबसे ज्यादा है फ्रांस में। सबसे ज्यादा कहां पे है? फ्रांस में। रूस में कितने हैं? रूस में 11 है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि पाकिस्तान की सीमा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? पाकिस्तान की जो सीमा है वो, पाकिस्तान की सीमा कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? कितने प्रदेश से लगती है दोस्तों? कितने से लगती है? पाकिस्तान की जो सीमा है वो कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? तो टोटल कितने हैं? अगर मैं अगर यहाँ पे बताएं, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान की अगर बात करें तो सबसे पहले गुजरात लगता है ना, उसके बाद राजस्थान, पंजाब, और कौन सा लगता है? अगर हम जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, है ना, ये 3 है। लद्दाख कौन कौन से? गुजरात और राजस्थान, पंजाब, तो ये तो होंगे राज्य, है ना, और ये 2 यूटी हो गए। ठीक है, तो कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? टोटल क्या कितने हैं? टोटल है 5। आंसर इसका क्या होगा? 5। ओ वेग के आगे चलिए आगे देखते हैं। भारत में कितने यूटी, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, भारत में कितने यूटी और राज्य हैं? 8, 28 है, 9, 27 है, या 30, 9 है, इनमें से कोई नहीं है। सबसे पहला जो आंसर होगा वही इसका सही होगा, 8, 28 है। ठीक है, 8, 28 है। तो सबसे लेटेस्ट वाला कौन सा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो कौन सा है? 3 देशों से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा नहीं है? ठीक है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या त्रिपुरा। कौन सा नहीं है? तो इसमें जो त्रिपुरा है वो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि त्रिपुरा जो है तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। सिक्किम जो है तीन ओर से नेपाल, भूटान, चीन से घिरा हुआ है ना। तीन ओर से किस तरह 3 राज्यों से सीमा साझा करता है? कौन कौन से? चीन, है ना, नेपाल और भूटान। ठीक है, ये 3 तरफ से कर रहा है। अब अरुणाचल प्रदेश किनसे? चीन, भूटान और म्यांमार। ठीक है, ये 3 तरफ से। पश्चिम बंगाल किससे कर रहा है? यहां पे हम देखा जाए तो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, है ना। तो ये 3 ऐसे राज्य हैं जो कि 3 राज्यों से सीमा साझा, 3 देशों से सीमा साझा करते हैं। सिक्किम तीनों ओर से इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। अरुणाचल प्रदेश 3 देशों से, चीन, भूटान, म्यांमार। पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। त्रिपुरा जो है तीनों तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरा हुआ है, वो है बांग्लादेश से, है ना, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। क्लियर है? ठीक है, ये आज के हमारे इतना ही क्वेश्चन आंसर यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। जैसे जैसे हमारा टॉपिक जो कंप्लीट होता जाएगा उसके बाद हम क्या करते चलेंगे, इन क्वेश्चंस ऐसे लगाते चलेंगे, ताकि आपके जो क्या बोलते हैं हमारे टॉपिक को कंप्लीट किया जा सके इस बेसिस पे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।